हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद जेएस कश्यप। आज 10 दिसंबर है और आज हम 10 दिसंबर के करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। साथ ही साथ हम कुछ नेशनल पार्क भी देखेंगे। तो चलिए आइए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 10 दिसंबर का इतिहास जानते हैं। तो आज के ही दिन 1582 में फ्रांस ने ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है उसका यूज करना स्टार्ट किया था। उसके अलावा 1799 में फ्रांस पहला देश बना था जिसने आपका मीट्रिक सिस्टम को आपका एक्सेप्ट किया था, अडॉप्ट किया था। मीट्रिक सिस्टम था, उससे पहले आपका ब्रिटिश सिस्टम चलता था। तो मीट्रिक सिस्टम जो यूज किया था वो फ्रांस पहला बना था 1799 में। 1902 में वुमेन्स को पहला अधिकार दिया गया था वोट डालने का। कहाँ पर? तस्मानिया में। तो आपको वुमेन्स को अधिकार मिला था 1902 में आज के दिन। उसके अलावा 1903 में आपका पियरे जो क्यूरी हैं और मैडम क्यूरी हैं, इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था फिजिक्स का। देखिए यहाँ से आपको ईयर भी क्लियर हो जा रही है और किन जो महत्वपूर्ण व्यक्ति उनको क्या अवार्ड मिला ये भी क्लियर हो जा रहा है। तो इन दोनों को फिजिक्स का नोबेल दिया गया था। उसके अलावा 1991 में देखेंगे तो कजाकिस्तान ने डिक्लेयर किया था घोषणा अपने आप का स्वतंत्रता की। किससे? सोवियत संघ से। यानी कजाकिस्तान ने अपने आप को इंडिपेंडेंस घोषित किया था 1991 में, क्योंकि 1991 में ही सोवियत संघ टूटा था। कुछ और देखते हैं हम। तो 1998 में जो अमर्त्य सेन थे उनको आज के ही दिन आपका नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और किसमें? आपका नोबेल प्राइज़ दिया गया था इकोनॉमी में। और जो भारत के अमर्त्य सेन इनको दिया गया था स्टॉकहोम में। उसके अलावा 2000 में नवाज शरीफ का जो फैमिली था उसको 10 साल के लिए पाकिस्तान से फैमिली सहित बेदखल मतलब बाहर कर दिया गया था पाकिस्तान से। उसके अलावा यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका का सेकंड जो एयरलाइन है उसको बैंकरप्सी घोषित कर दिया गया था उसको, मतलब वो बैंकरप्ट हो गई थी, दिवालिया हो गई थी। और उसके अलावा और देखते हैं हम। तो 2004 में अनिल कुंबले जो कि भारतीय क्रिकेट टीम में कप्तान रहे थे बाद में अंतिम समय में, तो इन्होंने पहले भारतीय बने थे जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे। कब? 2004 में 10 दिसंबर को। और इन्होंने जो कपिल देव के जो विकेट थे उनको क्रॉस किया था। और इनके भारत में भी सबसे ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट में विकेट हैं, 800 के अप्रॉक्सीमेटली हैं इनके। तो देखते हैं हम पहला प्रश्न। हमारे ये कुछ इवेंट्स है जो हमने कवर किए। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे अमेरिका का प्रतिष्ठित प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यानी PLA अवार्ड दिया गया है? तो ऑप्शन है आपके कृष्णा बविलाला, डॉक्टर अंगराज खिल्लन, मोहन मानसिंगानी, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। सही आंसर है कृष्णा बविलाला। इनको अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड दिया गया है? US प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो ये हैं आपके कृष्णा बविलाला और इनको अमेरिका का ये अवार्ड दिया गया है अभी। तो ये जो अब क्यों दिया गया है? क्योंकि कंट्रीब्यूशन टू द कम्युनिटी और कंट्री, मतलब उन्होंने जो समुदाय है उनका और वहाँ के जो देश की है काफ़ी उनमें योगदान दिया है, इसलिए इनको ये हाईएस्ट ऑनर है अमेरिका का, राष्ट्रीय जो सम्मान है वो दिया गया है। और ये किसने दिया है आपका? देखिए अमेरिकॉप्स, ये आपकी एक संस्था है, इसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। और उन लोगों को दिया जाता है जो मतलब उनका स्वभाव बहुत अच्छा रहता है और जो अच्छा काम करते हैं, मतलब अपने सारे दायित्वों को अच्छे से पूरी करते हैं और डेडिकेटेड, मतलब उनका कम्युनिटी के प्रति उनका डेडिकेशन अच्छा रहता है। ऐसे प्रतिष्ठित लोगों को अवार्ड दिया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका कृष्णा बविलाला। हम डॉक्टर अंगराज खिल्लन को हमने पढ़ा था लास्ट कुछ दिन पहले, तो इसको ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया 2022 का। उसके अलावा मोहन मानसिंगानी को ब्रिटेन का अवार्ड दिया गया है। कौन सा? ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर 2022। उसके अलावा आपकी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन है, इनको चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 अवार्ड दिया गया है। और कैटेगरी कौन सी है? एंटरप्रेन्योर विजन कैटेगरी, इसमें इनको अवार्ड दिया गया है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन जो कि भारत की है। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड जो ह्यूमन राइट्स डे है वो आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है? 24 अक्टूबर, 15 मार्च, 24 दिसंबर या 10 दिसंबर? इस प्रश्न का सही आंसर है 10 दिसंबर, यानी 10 दिसंबर को आपका विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो ये देखिए विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को हर साल मनाया जा रहा था। और किसी भी इंसान की ज़िंदगी, आज़ादी और बराबरी, सम्मान आदि का अधिकार जो होता है उसको मानवाधिकार कहते हैं। यानी मानव के क्या क्या अधिकार हैं?
किसी की हम ज़िंदगी नहीं ले सकते, सबको ज़िंदगी का अधिकार है, सबको आज़ादी का अधिकार है, सबको समानता का अधिकार है और सबको सम्मान का अधिकार है। यानी ये अधिकार सबका है और ये हम किसी से नहीं छीन सकते। और ये क्यों शुरू किया गया था, इसकी जो नींव थी वो विश्व युद्ध की जो विभीषिका, मतलब उसके जो प्रतिफल थे उनसे झुलस रहे लोगों के दर्द को समझकर और उनको महसूस करके रखी गई थी। मतलब उसमें जो भी लोग इसमें प्रताड़ित हुए थे या जो इससे इफ़ेक्ट हुए थे उनको सहायता देने के लिए इसकी नींव रखी गई थी। और ये कब रखी थी, देखिए 10 दिसंबर 1948 को इसकी हमने मान्यता इसको प्रदान की गई थी। इसको सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र के जरिए इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो आपका विश्व मानवाधिकार दिवस है उसको किसके द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी, तो यह 1948 का सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र। और भारतीय संविधान की देखते हैं तो भारतीय संविधान में क्या स्थिति है, भारतीय संविधान न सिर्फ इसकी गारंटी देता है बल्कि इसे तोड़ने वाले को अदालत सजा भी देती है। मतलब संविधान में इसका व्याख्यान किया गया है। और भारत में देखेंगे तो जो आपका मानवाधिकार है वो आपका 1993 में इस पे कानून बनाया गया था और जो इंटरनेशनल वाला 1948 में, भारत में 1993 में कानून बनाया गया था। और ये उसके उसी समय आपका जो मिनिस्ट्री थी आपकी MHRD, तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया था। अभी उसको बदल के जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था उसको बदल करके अभी आपका शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो इसमें आपके आयोग के जो कार्य क्षेत्र थे इसमें नागरिक और राजनीतिक के साथ साथ आपके आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार भी आते हैं, जैसे बाल मजदूरी, HIV/AIDS, स्वास्थ्य, भोजन, बाल विवाह, महिला अधिकार, हिरासत और मुठभेड़ में होने वाली मौतें, मतलब ये जो मौतें होती हैं, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जनजाति और आदि के अधिकार, मतलब इनसे जो रिलेटेड इशूज़ थे वो सारे इस आयोग के द्वारा देखे जाते हैं। तो आपका जो भारत में 1993 में स्टार्ट किया गया था और जो विश्व में 1948 में किया गया था। तो विश्व वाला कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका 10 दिसंबर। अगला प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, UPI पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला पहला पेमेंट गेटवे कौन सा है। मतलब आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू UPI से पेमेंट कर पाएंगे। UPI मतलब इंस्टेंट पेमेंट होता है, किसी भी के अकाउंट में हम पैसे भेज सकते हैं। तो आपको बताना है किसने शुरू किया है, गूगल पे, अमेजन पे, रेजर पे या फ़ोन पे। इस प्रश्न का सही आंसर है आपका रेजर पे। एक रेजर पे पेमेंट गेटवे है जिसने ये आपका शुरू किया है। क्रेडिट कार्ड के थ्रू हम UPI पेमेंट कर सकते हैं। तो ये फिनटेक प्लेटफॉर्म है रेजर पे, इसने अनाउंस किया है कि हम जो भी मर्चेंट है आपके वो एक्सेप्ट कर पाएंगे क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन को UPI के थ्रू। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। और ये जो अपना जो कंपनी है रेजर पे, इसने किसके साथ कोलैबोरेशन किया है, ये एक्सिस बैंक के साथ आपका पार्टनरशिप करके इस सुविधा को लॉन्च किया है। और सबसे पहले जो ग्राहकों को फ़ायदा मिलेगा वो बैंक हैं आपकी HDFC बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक और इंडियन बैंक। इन जो 4 बैंक हैं इनके जो कस्टमर्स हैं उनको ये फ़ायदा मिलने वाला। सबसे पहले ये मतलब इनको पायलट के तौर पे यूज़ किया गया है। उसके बाद ये जब इससे अच्छा आपको रिजल्ट्स आएंगे तो बाकी बैंकों को भी ये अलाउ कर दिया जाएगा। अभी 4 बैंक इंपॉर्टेंट हैं जिनको अलाउ किया गया है। एक्सिस बैंक के कोलैबोरेशन में खुला है और फ़ायदा किन किन को मिलने वाला है, HDFC बैंक के कस्टमर्स को, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक और इंडियन बैंक, इनके कस्टमर्स को फ़ायदा मिलने वाला है। अगर हम रेजर पे की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 2013 में की गई थी और वर्तमान में जो MD हैं, जिन्होंने co-फाउंडर हैं, जिन्होंने मतलब जो आपके जो स्थापना के जो सहायक सदस्य थे वो हैं शशांक कुमार। तो ये अभी वर्तमान में MD हैं आपके। हम NPCI की बात करते हैं, ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है जिसके द्वारा सारे पेमेंट रेगुलेट किए जाते हैं भारत में, वो आपका NPCI देखता है। देखिए चाहे आप पेमेंट पेटीएम करें, गूगल पे करें किसी को, या अकाउंट से ट्रांसफ़र करें, जितने भी आपके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होते हैं उन सारे का दारोमदार जो है NPCI के थ्रू ही होता है। NPCI सब पे नज़र रखता है और इसी के थ्रू सारे आपके जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेस होते हैं। तो इसकी स्थापना NPCI की 2008 में की गई थी और इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर मुंबई में। बैंकिंग का मोस्टली का जो हेडक्वार्टर है मुंबई में है, कुछ बैंकों को छोड़ दिया, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का बड़ौदा में है और जो सिडबी बैंक है उसका आपका लखनऊ में है। तो जो आपका NPCI है और ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है फॉर ऑपरेटिंग रिटेल पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया। मैंने जैसा कभी बताया जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं आपके ऑनलाइन वो सारे NPCI के थ्रू होते हैं। और ये जो NPCI है एक इनिशिएटिव किसका है, RBI का इनिशिएटिव है और इसका और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन इनका एक इनिशिएटिव है। और इसको कब सिस्टम में लाया गया था,
2007 के एक्ट के थ्रू इसको सिस्टम में लाया गया था। देखिए 2008 में स्थापना हुई थी, लेकिन अगर इसका एक्ट पूछेगा तो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 हो जाएगा। और यूपीआई की फुल फॉर्म देखते हैं तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, जो कि आपका 24/7 और पूरे 365 दिन यानी पूरी साल काम करता है। और यूपीआई की जो स्थापना की गई थी आपकी 2016 में की गई थी। तो कुछ क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ से, यूपीआई कब आया 2016 में। आपका एनपीसीआई की स्थापना कब की गई थी 2008 में। और आपका जो अभी रेजर पे है इसकी स्थापना 2013 में की गई थी। क्लियर, बहुत अच्छे इसमें पॉइंट्स हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है आपका स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क। बहुत अच्छा, अभी सुर्खियों में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो आपको बताना है कि स्पेस टेक इनोवेशन जो नेटवर्क है, जिसको शॉर्ट में स्पिन कहा गया है, इसको किसने लॉन्च किया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने, नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी या इसरो ने। आपका प्रश्न का सही आंसर है इसरो। ठीक है, जो आपका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसने इसको लॉन्च किया है। तो देखिए जो इसरो ने अभी स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क यानी SPIN को लॉन्च किया है, और इसके लिए इनोवेशन क्यूरेशन और वेंचर जो डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है सोशल अल्फा, उसके साथ समझौता किया, एक MOU किया है। इसरो प्लस सोशल अल्फा दोनों ने एक MOU किया है। और इसमें क्या होगा कि जो आपका अंतरिक्ष उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए नवाचार, क्यूरेशन और उद्यम विकास हेतु भारत का पहला समर्पित मंच होगा इन दोनों का। और इसमें आपका जो फ़ायदा मिलेगा, तो विभिन्न प्लेटफॉर्म हैं जो अंतरिक्ष में आपका काम करना चाह रहे हैं, उसमें सहयोग योगदान करने के लिए सबको समान अवसर का सृजन करेगा ये, मतलब सबको मौका दिया जाएगा जो भी आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेके आना चाहते हैं। तो ये जो स्पिन है आपकी टेक्नोलॉजी, ये 3 मुख्य चीज़ों पर काम करेगी। भू स्थानिक प्रौद्योगिकी एंड डाउनस्ट्रीम अनुप्रयोग, उसके अलावा आपका अंतरिक्ष और संचालन हेतु प्रौद्योगिकियों को सक्षम बनाना, और एयरो स्पेस सामग्री, सेंसर और वैमानिकी यानी एवियोनिक्स, ये 3 जो क्षेत्र हैं इन पे ये काम करने वाले हैं। हम इसरो के बारे में देखते हैं तो इसरो के जो चेयरमैन है वर्तमान में S सोमनाथ हैं, और इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर है मतलब आपका बेंगलोर में है। और ये इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। तो ये कुछ जानकारी थी इसरो के बारे में और आपकी जो स्पिन के बारे में। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका इसरो हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने कितने ग्रीन फील्ड जो एयरपोर्ट हैं इनको बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। देखिए पहले से ही ये बन रहे थे, कुछ बन रहे थे और कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन थे, लेकिन उनको मतलब जो मुख्य तौर पे जो मंजूरी मिली, प्रिंसिपली जो मंजूरी मिली है वो अभी मिली है। तो आपको बताना इनकी संख्या कितनी है। तो 11, 21, 27 या 31। इस प्रश्न का सही आंसर 21, यानी 21 आपके ग्रीन फील्ड जो एयरपोर्ट है इनको अभी बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। देखिए अभी नागरिक जो उड्डयन मंत्रालय है इन्होंने अभी घोषणा की है कि आपके जो 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे हैं इनकी स्थापना के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी गई है। और ये 21 जो आपके ग्रीन एयरपोर्ट हैं इनमें से 8 एयरपोर्ट आपके मतलब शुरू हो चुके हैं, मतलब बन चुके हैं, बाकी के पे काम चल रहा है। तो इनको अभी सबको स्वीकृति मिल गई है। तो ये जो एयरपोर्ट हैं इनको बनने के बाद भारत में कुल एयरपोर्ट की संख्या लगभग 170 हो जाएगी। मतलब 21 हैं और उससे पहले भी 150 के लगभग थे, 149। तो अभी जो नए बनने वाले एयरपोर्ट उसमें मैंने सारे मतलब इसमें इंपॉर्टेंट जो आपके नोट किए हैं मैंने। गोवा में होगा आपका मोपा के नाम से, महाराष्ट्र में नवी मुंबई में आपका बनेगा। देखिए महाराष्ट्र में और बनने वाले हैं, एक नवी मुंबई बनेगा, उसके बाद आपका शिरडी में बनेगा और सिंधुदुर्ग में बनेगा। 3 बनने वाले महाराष्ट्र में। कर्नाटक में आपका देखिए कलबुर्गी, बीजापुर, हसन और शिमोगा, यानी कर्नाटक में आपके 4 बनने वाले हैं। मध्य प्रदेश में दतिया में बनेगा, उत्तर प्रदेश में कुशीनगर और नोएडा में बनेगा। जेवर का जो कि बन चुका है, मतलब बहुत सारा इसका काम हो चुका है, अभी ये चलन में नहीं हुआ है, जैसे ही पूरा हो जाएगा वैसे ही ये चालू हो जाएगा। गुजरात में धौलेरा और हीरासार, पुदुचेरी में आपका कराईकल, आंध्र प्रदेश में आपका दगदर्शी, भोगमपुरम और ओरावकल है, 3 है आपके आंध्र प्रदेश में। पश्चिम बंगाल में आपके दुर्गापुर, और उसके अलावा सिक्किम में आपका पायोग, केरल में कुन्नूर, अरुणाचल प्रदेश में होलंगी यानी जो ईटानगर में है। तो ये शामिल हैं आपके। और आज जैसे मैंने बताया था आपका दुर्गापुर, शिरडी, सिंधुदुर्ग, पायोग, कुन्नूर, कुलबर्गी, ओरावकल और कुशीनगर आपका चालू हो चुके हैं। बाकी आपके अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो भी कुछ दिनों में चालू हो जाएंगे। तो टोटल आपको क्या रखना है, देखिए मैंने नाम दे दिए हैं, थोड़ा सा ज़्यादा डीप जाके आपको टोटल याद रखना है कि 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे जिनको भी सैद्धांतिक मंजूरी मिली है।
और इसको देखते हैं भारत का, तो जो जो उत्तर प्रदेश का है आपका जेवर, वो 2018 में इसको मतलब अप्रूव कर दिया गया था और वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो अगर इसके लिए हम देखते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो फॉर्मुलेट की गई थी आपका ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पॉलिसी 2008 में की गई थी। ग्रीनफील्ड जो एयरपोर्ट पॉलिसी है इसको 2008 में इसकी स्थापना की गई थी। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका 21, यानी ग्रीनफील्ड जो एयरपोर्ट को जो अभी मंजूरी दी गई थी वो है 21। अगला प्रश्न है आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है, जो वाले वाई क्या है? WALLAVY, यानी जो वाले वाई है वो आपका क्या है? प्रशांत महासागर में आने वाला तूफान, जलवायु परिवर्तन से निपटने की योजना, नासा द्वारा मंगल ग्रह के लिए एक मिशन, या फिर ऑस्ट्रेलिया में स्थापित किया गया टेलीस्कोप। इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थापित किया गया टेलीस्कोप, यानी ये एक टेलीस्कोप है। इस प्रकार के कुछ टेलीस्कोप आपके स्थापित किए गए हैं उसके जंगलों में। तो देखिए वाली वाई जो है उसकी फुल फॉर्म हम यहाँ देख लेते हैं। तो द वाइड फील्ड ASKAP एलवेंड लेगेसी ऑल स्काई ब्लाइंड सर्वे, मतलब जो आसमान है उसका सर्वे किया जाएगा। ब्लाइंड मतलब रात में सर्वे किया जाएगा, यानी रात में उसकी मैपिंग की जाएगी। उसके लिए ये टेलीस्कोप स्थापित किए गए हैं। तो ये 2 की सर्वे आपका दैट नाउ इन रनिंग आपके अभी वर्तमान में चल रहे हैं। कहाँ पर चल रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में जगह ऑस्ट्रेलियन SKA पथफाइंडर, ये नाम है इसका ASKAP का, ठीक है। और जो आपका इनोवेटिव इमेजिंग रेडियो टेलीस्कोप है जो आपका ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है, ये मैंने कुछ थोड़ी सी और डिटेल्स में जानकारी दी है कि ये कैसे काम करता है, कितना यूज मतलब इसका कैसे आपको कब शुरू किया गया है। तो ये सारी डिटेल्स हैं जो कि UPSC के एस्पिरेंट हैं वो इसको पूरा देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है आपका वॉले वाई किससे रिलेटेड है? ऑस्ट्रेलिया से है। क्या काम करेगा? रात में आपकी मैपिंग करेगा जिससे गैलेक्सी का नक्शा बनाने में आपको मदद मिलेगी। और इसकी फुल फॉर्म तो मैंने यहाँ पर दे ही दी है, वाइड फील्ड ASKAP एलवेंड लेगेसी ऑल स्काई ब्लाइंड सर्वे। तो इसमें से ये आपकी फुल फॉर्म है। तो रात का नक्शा बनाने के लिए इसको यूज किया जाएगा और गैलेक्सी का जब नक्शा बनाएंगे तो इससे काफ़ी मदद मिलने वाली है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में स्थापित किया गया एक टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का नाम क्या है? वाले वाई। अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान में कितनी राष्ट्रीय पार्टी हैं? बहुत सारे लोग कंफ्यूज होने वाले हैं। और अभी क्योंकि अभी एक नेशनल पार्टी बनने वाली है जिसको दर्जा मिलने वाला है, इसलिए ये जो प्रश्न आपका सुर्खियों में बना हुआ है। तो आपको क्या आप इसको गैस कर सकते हैं? ऑप्शन है 5, 8, 3 या 10। प्रश्न का सही आंसर है 8। आपकी वर्तमान में 8 पार्टी हैं। तो देखिए देयर आर 8 नेशनल पार्टीज इन इंडिया एट प्रेजेंट एंड 9th विल बी आप, यानी जो आप है आपकी वो 9वीं पार्टी होने वाली है नेशनल पार्टी, क्योंकि गुजरात में उसको कुछ परसेंटेज उसको वोट मिले हैं, कुछ सीटें भी मिली हैं। तो आपको देख लेते हैं ये आपकी 8 पार्टी क्या हैं और आपको क्या क्या रूल्स हैं जो कि आपको नेशनल पार्टी बनाने में मदद करते हैं। कैसे आप नेशनल पार्टी? देखिए जो आपकी सबसे पुरानी जो पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना AO ह्यूम द्वारा 1885 में की गई थी। उसके अलावा आपका BJP आपकी भारतीय जनता दल जिसकी स्थापना 1980 में की गई थी। आपकी बहुजन समाजवादी पार्टी यानी BSP है मायावती की, जिसकी स्थापना 1984 में की गई थी। उसके अलावा आपका CPM मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है जिसकी स्थापना 1964 में की गई थी। भारतीय कम्युनिस्ट दल है CPI जिसकी स्थापना 1925 में की गई थी। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है NCP है जिसकी स्थापना 1999 में की गई थी। और TMC यानी तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी जी की पार्टी पश्चिम बंगाल की है जिसकी स्थापना 1998 में की गई थी। और नेशनल पीपल्स पार्टी लेटेस्ट थी अभी कुछ दिन पहले NPC जिसकी स्थापना 2013 में की गई थी। और अभी जो 9वीं पार्टी बनने वाली है वो आप है। क्यों? अभी देखिए क्राइटेरिया क्या है जिनको नेशनल पार्टी कहा जाता है। तो देखिए इसके 3 क्राइटेरिया हैं। अगर तीनों में से कोई एक शर्त पूरी होती है तो उसको नेशनल पार्टी कह दिया जाए। अगर मान लो कोई पार्टी है कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में लोकसभा में आपकी 2% सीटें जीत जाती है। कोई भी पार्टी है आपकी जो पार्टी है वो अगर 3 अलग अलग राज्यों में लोकसभा में अगर 2% उसका हर जगह 2% उसको सीट मिलता है तो वो आपका नेशनल पार्टी के लिए अप्लाई कर सकता है, मतलब वो नेशनल पार्टी आपकी बन जाएगी। उसके अलावा और रूल क्या है? लोकसभा या विधानसभा, यानी लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव है, अगर आपकी 4 लोकसभा सीटों के अलावा 4 राज्यों में उसको 6% वोट मिलते हैं
मतलब सब 4 राज्यों में उसको 6% वोट मिल जाते हैं, तो उस पार्टी को नेशनल पार्टी कहा जाता है, मतलब उसको मान्यता नेशनल पार्टी की दे दी जाती है। उसके अलावा एक पार्टी को 4 या अधिक राज्यों में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता है, मतलब जो क्षेत्रीय पार्टी होती हैं, अगर वो 4 राज्यों में चुनाव लड़े जा करके और वहाँ की वो क्षेत्रीय पार्टी बन के उभरे हैं, तो उनको भी ये मान्यता दे दी जाती है। तो ये नेशनल पार्टी के जो 3 क्राइटेरिया हैं, और तीनों में से अगर एक को भी फुलफिल करता है तो उसको नेशनल पार्टी कहा, मतलब बना दिया जाता है। मतलब 3 राज्यों में आपका 2% सीटें लेके आ जाओ आप लोकसभा में, या फिर लोकसभा या विधानसभा में 4 आपकी 4 सीटें हो और 6% वोट मिल जाए, तो आप इसमें ला सकते हो। या फिर जो आपका पार्टी है वो 4 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी के रूप में अगर वो पहचान रखती है कम से कम 4 राज्यों में, तो उसे नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है। चूँकि अभी देखिए दिल्ली में तो सरकार है ही आपकी, और पंजाब में भी आपकी सरकार बन गई है, और अभी गुजरात में इनको 12% कुछ वोट मिले हैं, 12.19 तो 92, तो इसलिए अभी देखिए यहाँ पर 6% से ज़्यादा हो गए हैं, इनको कुछ सीट भी मिली हैं, तो अभी ये नेशनल पार्टी बनने की हकदार हो गई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 8। वर्तमान भविष्य में ये 9 हो जाएगा, अभी 8 है। आज की डेट जो दिसंबर है, 10 दिसंबर तक ये आपके 8 ही हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कहाँ है? आज मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं थोड़ी सी अलग हटके लिए हैं, कुछ स्टैटिक जी को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, तो आपको बताना सबसे बड़ा जो बॉटैनिक गार्डन है भारत में। देखिए यहाँ पर नेशनल पार्क की बात नहीं हो रही है, नहीं तो आप दूसरा वाला मार दीजिए, हेमिस मार दीजिएगा। तो इसमें आपका बॉटैनिक गार्डन पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके असम, लद्दाख, अंडमान निकोबार या पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न का सही आंसर है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में कौन सा वाला है आपका? देखिए जगदीश चंद्र बोसु जो वानस्पतिक उद्यान है कोलकाता में, वो भारत का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान है, और इस उद्यान में 1000 प्रजातियों के लगभग 12,000 पेड़ हैं, तो ये सबसे बड़ा है। और अगर नेशनल पार्क की बात करते हैं तो जो आपका लद्दाख का नेशनल पार्क है हेमिस, तो हेमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। और वानस्पतिक उद्यान सबसे बड़ा कौन सा है आपका? जगदीश चंद्र बोस वानस्पतिक उद्यान कोलकाता। तो दोनों में डिफरेंस है, एक पौधों के लिए है और एक आपका जानवर के लिए है। तो कुछ हमने अभ्यारण्य जो है आपके ले लिए हैं यहाँ पर, तो देखिए कौन कौन से। पलामू आपका देखिए कुछ इंपॉर्टेंट हमने 10 कवर किए हैं, ज़्यादा कवर नहीं किए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है। पलामू आपका झारखंड में है, दालमा आपका झारखंड में है, हजारीबाग भी आपका झारखंड में है, कैमूर जो आपका वन्यजीव अभ्यारण्य है वो आपका बिहार में है, गिरी से गुजरात सीधा हो जाएगा। गिरी में आपके जो एशियाटिक लॉयन पाई जाती है, गिरी मतलब लॉयन के लिए फेमस है। नल सरोवर आपका गुजरात में है। जिम कॉर्बेट सबसे पुराना भारत का, जिसको अभी नाम बदल गया है, रामकथा पार्क इसको कर दिया गया है, ये आपका उत्तराखंड में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में है। उसके अलावा चंद्रप्रभार जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका अभ्यारण्य है वो उत्तर प्रदेश में है, और बांदीपुर जो आपका कर्नाटक में है। ये कुछ इंपॉर्टेंट हमने 10 कवर किए हैं, जब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो हम 10 फिर कवर करेंगे। इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और जो भारत का नेशनल सबसे बड़ा है वो आपका लद्दाख में हेमिस। अगला प्रश्न है आपका, किस मंत्रालय द्वारा मिलेट्स स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है? आपको बताना है कौन से मंत्रालय ने इसको होस्ट किया है। कौन सा? मिलेट स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव। ऑप्शन है आपके खाद्य और उपभोक्ता मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय या विदेश मंत्रालय। इस प्रश्न का सही आंसर है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। देखिए कंफ्यूज मत हो जाएगी, यहाँ पर हमने खाद्य भी दिया और मिलेट्स खाने वाली चीज है, तो कंफ्यूज मत हो जाएगा। इसको जो आपको होस्ट किया है आपका वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। तो अभी हाल ही में पीयूष गोयल ने इसका उद्घाटन किया है आपका, नई दिल्ली में ये मीटिंग रखी गई थी आपके कॉन्क्लेव की। और जो आपकी कॉन्क्लेव का नाम क्या है? मिलेट्स स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव। इसको नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसको चेयर किसने किया है? पीयूष गोयल ने। और ये क्या है आपका, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष है भारत के कहने पर यूनाइटेड नेशंस ने 2023 को घोषित किया है, और उसके तत्वाधान में ही इस मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। और इसमें बहुत सारे जो हितधारक हैं इसके, जैसे किसान आपके उत्पादक संगठन या फिर स्टार्टअप, निर्यातक और बाजरा आधारित मूल्य संवर्धित जो आपके श्रृंखला है उसमें इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और इसी तत्वाधान में ये जो आपकी सम्मेलन था, आपका सम्मेलन इसको नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसको किसने होस्ट किया था? केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। तो प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय।
अगला प्रश्न आपका संविधान से है। तो प्रश्न है आपका, निःशुल्क विधिक सहायता संविधान के किस अनुच्छेद में, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो फ्री लीगल एड आपको बताना है कि संविधान में है। आर्टिकल 40, आर्टिकल 38, आर्टिकल 39A या आर्टिकल 42। इस प्रश्न का सही आंसर है आर्टिकल 39, यानी आर्टिकल जो 39 है वो फ्री आपका लीगल सहायता से रिलेटेड है। आपका निःशुल्क सहायता दी जाती है, हर एक व्यक्ति को आपको दे सकते हैं। आर्टिकल जो 40 है आपका पंचायत से रिलेटेड है। आर्टिकल 38 में 39 मैंने कल बताया था, 38 आपका जो लोक कल्याणकारी राज्य से संबंधित है। और आर्टिकल 42 बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे आर्टिकल 42 को। तो ये कल का हम आज का जो संगठन हमने लिया है वो लिया है OECD, ठीक है। तो OECD की फुल फॉर्म देख लेते हैं, आपका ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, यानी जो आपका आर्थिक जो सहयोग है और उसका जो विकास है उसका ये संगठन है। तो इसमें जो आपके मेंबर्स हैं, जो परमानेंट इसके जो मेंबर हैं वो 38 मेंबर हैं। और इसमें जो भारत है, भारत आपका की पार्टनर के रूप में है। इसकी स्थापना आपकी 30 सितंबर 1961 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर आपका पेरिस फ्रांस में है। और इसके वर्तमान में जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो आपके जनरल मैथियास कॉरमान हैं। तो ये क्या काम करता है, देखिए ये पॉलिसी, ये वर्क्स करता है, पॉलिसी बनाता है आपकी बेटर लाइफ। एंड इसका जो गोल है, सेफ पॉलिसी दैट फोस्टर प्रॉस्पेरिटी, इक्वलिटी, अपॉर्चुनिटी एंड वेल बीइंग, मतलब सबको संपन्नता मिले, सबको बराबरी का हक मिले, सबको बराबर समान अवसर मिले और सबका मतलब सुरक्षा हो सके। इसके लिए आपका OECD काम करता है। और इसके अलावा ये जो इट वर्क्स ऑन एस्टेब्लिशिंग एविडेंस बेस्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों को स्थापित करता है जो आपके सोशली, इकोनॉमिक और जो एनवायरनमेंट चैलेंजेस हैं उसके सॉल्यूशन को मतलब फाइंड कर सकें, उसको खोज सकें। अब भारत को देखते हैं तो OECD में जो भारत है आपका की पार्टनर के रूप में आपका इसमें सम्मिलित है। भारत के अलावा इसमें ब्राज़ील, चाइना, इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका जो हैं जो की पार्टनर के रूप में इसमें सम्मिलित हैं। और भारत को इसमें कब किया गया था सम्मिलित, 2007 में, 16 मई 2007 में भारत इसमें सम्मिलित हुआ था की पार्टनर के रूप में। और भारत को इंक्लूड किया गया है किसके लिए, एनालिसिस एंड स्टैटिकल डेटाबेसिस के लिए। इसको मतलब एनालिसिस करने के लिए भारत को इसमें पार्टनरशिप दे दी गई है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी आने वाली परीक्षाओं में मदद मिल सके। हम आपको एक प्रश्न के साथ छोड़े जाते हैं, अगर आपने क्लास ली है तो आप प्रश्न का आंसर कर पाएंगे। आपका प्रश्न है, इसरो ने 26 नवंबर 2022 को PSLV C-54 रॉकेट लॉन्च किया था। आपको ये बताना है इसमें कितने नैनो सैटेलाइट शामिल थे। ऑप्शन हैं 8, 11, 17 या 24। और इसमें एक EOS-06 भी था, जिससे अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसकी तस्वीरें मतलब सबके लिए दिखाई थी। तो आपको बताना है कितने नैनो सैटेलाइट थे जो लॉन्च किए थे। आप आई होप आप इसका आंसर कर पाएंगे। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में कुछ अच्छे प्रश्नों की सीरीज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।